कहते हैं कुछ मोहब्बतें मुकद्दर लिखता है और कुछ मोहब्बतें इंसान अपनी जिद से लिखना चाहता है। आदर्श मेहरा और कनिका गुप्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। शहर के सबसे रईस और रसूखदार बिजनेसमैन आदर्श मेहरा की दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल की रानी सिर्फ एक ही थी, कनिका। वह जब भी मुस्कुराती, आदर्श को लगता जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो। करोड़ों के सौदे छोड़कर वह सिर्फ उसकी एक मुस्कान के लिए घंटों इंतजार कर लेता था। कनिका की हर ख्वाहिश उसके लिए हुक्म थी। महंगे हीरे, विदेशी गुलाबों के हजारों फूल, चांदनी रात में मोमबत्तियों से सजा हुआ डिनर, लंबी ड्राइव और बारिश में भीगते हुए किए गए प्यार के वादे। आदर्श ने कभी कनिका को एहसास ही न होने दिया उसकी कोई इच्छा अधूरी रह सकती है। शहर में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। हर किसी को लगता था कि ये रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। खुद आदर्श भी यही मान बैठा था। कनिका ही उसकी जिंदगी है और उसके बिना उसकी सांसें भी अधूरी है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार बैठा है, वही लड़की एक दिन उसकी दुनिया को इस तरह तोड़ देगी कि उसके बिखरे हुए दिल को समेटने वाली कोई और होगी। एक ऐसी लड़की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मानसी अपने ऑफिस में पहुंची ही थी। थप्पड़ की आवाज गूंजी। थप्पड़ ऐसा था कि कमरे की दीवारें गूंज उठी थी। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते उसकी तरफ देखा। आदर्श, ये क्या है? तुमने असभ्य लड़की को अपने मैनेजर के तौर पर रख लिया है। मेरा इतना महंगा पहनावा खराब कर दिया इसने। वह चीखी। आवाज नीचे रखो कनिका। और तुमने मेरी कर्मचारी पर हाथ कैसे उठाया? वह सख्त लहजे में बोला। तुम्हें दिख नहीं रहा इसने सारी कॉफी मेरे महंगे पहनावे पर गिराते हुए खराब कर दी? उसने आदर्श को ठंडे लहजे में कहा। कुमारी मानसी, वह दहाड़ा। मानसी जो अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी, उसकी आवाज पर कांप गई। जी सर, उसने बहुत मुश्किल से कहा। थप्पड़ मारो। उसकी दहाड़ दोबारा गूंजी। उसने हैरानी से कहा, जिस गाल पर उसने तुम्हारे थप्पड़ मारा है ना कनिका, उसी गाल पर थप्पड़ मारो। और थप्पड़ की गूंज अगर तुम्हें पड़ने वाले थप्पड़ से कम हुई तो तुम्हें मैं खुद एक और थप्पड़ मारूंगा। उसने कनिका की आंखों में देखते हुए कहा। आदर्श, इस लड़की को तो मैं कनिका हैरान हुई। उसकी बात पर वह आग का गोला बनती मानसी की तरफ झपटी थी। जब आदर्श ने उसे पकड़ते हुए वापस उसकी जगह पर मानसी के सामने लाकर खड़ा किया। मारो और याद रखना, अगर जोर से ना लगा तुम्हें मैं मारकर बताऊंगा जोर कैसा लगता है। वह चीखा था। मानसी के साथ साथ कनिका भी कांप गई। नहीं मानसी। मानसी के खुद की तरफ देखने पर कनिका ने मना करते हुए सिर हिलाया। मारो। उसने मानसी की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। न जाने उसकी आंखों में कैसा भाव था कि मानसी ने बिना इरादा ही रखकर उसके उसी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा कि वह लड़खड़ाकर पीछे हटी। अच्छा, आदर्श ने उसे शाबाशी देती नजरों से देखा। आगे से ऐसे मेरे कार्यालय में खड़ी होकर मेरे ही कर्मचारी पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना। इस बार कमरे में लगवाया है, आगे से सबके सामने यह हाल खुद करूंगा। आदर्श ठंडे दिमाग से उसे कहता हुआ बाहर का रास्ता दिखा गया। वह वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। अगर रोती हुई जाती तो क्या इज्जत रह जाती बाहर उसकी? क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? जब उसने तुम्हें मारने के लिए हाथ उठाया तो तुम उसका हाथ नहीं पकड़ सकती थी? उसके जाते ही आदर्श रिमोट से दरवाजा बंद करते हुए ठंडा भाव लिए उसकी तरफ बढ़ा। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके लिए कॉफी ला रही थी। वह खुद ही मुझसे टकरा गई। वह कांपती हुई आवाज में बोली। उसे लगा अब आदर्श उसे थप्पड़ मारेगा, इसलिए डर गई थी। कुमारी मानसी, तुम इतनी मासूम हो तो नहीं? क्या ये सब तुम उसके सामने नहीं बोल सकती थी? आदर्श ने उसे घूर कर देखा। सर, वह दीवार के साथ लगती अपनी दोनों गालों पर हाथ रख गई। हाथ हटाओ। आदर्श उसके पास दीवार पर हाथ रखते हुए बोला। मैंने कहा हाथ हटाओ। उसकी बात ना मानने पर वह झुककर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। आगे से अगर मेरी बात एक ही बार में ना मानी तो जो सजा तुम सोच कर बैठी हो बिल्कुल वैसी ही सजा दूंगा। उसके हाथ हटाते ही उसके पास झुककर बोला। आदर्श की सांसें उसके मुंह और चेहरे पर पड़ती उसे और लाल कर रही थी। आया समझ? उसके कान के निचले हिस्से पर होंठ रखते हुए बोला। जी, वहां में सिर हिला गई। उस पागल व्यक्ति को समझाना उसके लिए असंभव था। कल तक कनिका के प्यार में पागल हो रहा था और आज उस पर ये मेहरबानियां वह समझ नहीं पाई। होश तो उसको तब आया जब उसने अपने गाल पर उसके गर्म होंठ महसूस किए। वह कांप कर रह गई। दोबारा कभी तुम्हें इस तरह सही होने पर भी रोते हुए शांत न देखूं। उसने कहते हुए एक बार फिर उसके गाल को अपने होठों से छुआ। वह कुछ कहने के योग्य ही नहीं रही थी।
इतने में ही कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। आदर्श उससे दूर हटते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसने एक नजर मानसी का लाल तपता हुआ चेहरा देखा, फिर अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उसने रिमोट से दोबारा दरवाजा खोला और जो भी बाहर था उसको अंदर आने की अनुमति दी। उसके अनुमति देते ही मानसी होश में आती हुई पलक झपकते अपने केबिन में गायब हो गई। आदर्श को हंसी तो आई थी उसकी हालत पर, लेकिन रुक गया। सर, उसने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पुकारा। शिवानी, क्या हुआ? शिवम ने परेशान होते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसको कुर्सी पर बैठाते हुए कार्यालय का दरवाजा बंद करते हुए खुद उसके सामने दूसरी कुर्सी पर आ बैठा। क्या हुआ शिवानी? शिवम ने बेचैन होते हुए दोबारा सवाल किया। शिवानी, मुझे नहीं आना यहाँ, मैं कल से नहीं आऊंगी, शिवानी ने मना करते हुए सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्यों नहीं आना? शिवम ने उसका दुपट्टा सही करते हुए पूछा। मुझे संजना गोयल मैम ने डांटा है। शिवानी की आंखों से आंसू निकल आए। क्यों डांटा है और किस बात पर डांटा है? तुम मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं समझ सकूं कि वहां क्या हुआ था। डांटा? मैम ने मेरी जान को? शिवम ने गहरी सांस भरते हुए पूछा। जवाब वो जानता था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहता था। उन्होंने पिछले पार्ट से सवाल किया पर मुझे उसका जवाब नहीं आया। वह कहती है मैं याद करके नहीं आई, लेकिन मैंने कल याद किया था, फिर आपको सुनाया भी था। अगर भूल गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? शिवानी ने बेरहमी से अपने गाल रगड़ते हुए अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू साफ किए। शिवानी, बस इतनी सी बात के लिए इतना रोना? उसको बेरहमी से अपने गाल रगड़ते देखकर शिवम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर टोकते हुए कहा। ये इतनी सी बात है शिवम? उस पूरी कक्षा के सामने मैम ने मुझे डांटा है, अब मैं कल से नहीं जाऊंगी, बस मेरी पढ़ाई खत्म। वैसे भी लड़कियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती। शिवानी चिढ़कर बोली। नहीं मेरी जान, पढ़ाई तो तुम्हें करनी है, अब चाहे रो धोकर करो या हंसी खुशी। बाकी रही मैम की बात तो उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। क्या हाल बना लिया है अपना तुमने? शिवम उसको खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसका चेहरा प्यार से साफ करते हुए बोला। नहीं ना, मुझे बस नहीं जाना। शिवम के गले में बाहें डालते हुए उसने मनाना चाहा। उसने गहरी सांस भरते हुए उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ दिया। शिवम, छोड़िए, मुझे जाना है। उसके स्पर्श पर कांपती हुई वो बोली। कहाँ जाना है? शिवम ने दोबारा वही बात दोहराते हुए फुसफुसाहट की। वो मेरी कक्षा है, अटक अटक कर बोलती हुई वो शिवम से दूर होने की पूरी कोशिश में थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पढ़ना, फिर कौन सी कक्षा? अब शांति से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। शिवम उसके चेहरे के एक एक हिस्से पर अपने होंठ रखते हुए उसमें वो खोने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नहीं, मेरा पाठ है। उसकी ढीली पड़ती पकड़ पर एक झटके से उससे अलग होती हुई वहां से भागी। शिवम नामे सिर हिलाते हुए कागजों की तरफ ध्यान देने लगा। ये लड़का अभी तक घर नहीं आया। वह इधर से उधर चक्कर लगाती हुई बोली। दादी फिक्र ना करे, आ जाएगा, आप बैठ जाइए, आपकी सांस फूल जाएगी। शिवम तो मुझे समझाने के बजाय उसे समझा। ये दिन रात कार्यालय का कहकर गायब रहता है, किसी दिन मेरी जान लेगा क्या? गायत्री मेहरा कांपते हुए बोली। अरे इतनी भी सस्ती नहीं है मेरी दादी की जान जो यूं ही निकल जाएगी। वह उनके पास जाता हुआ उनको सोफे पर बैठाता हुआ बोला। शिवम मेहरा, मुझे मत पढ़ाओ, फोन लगाओ उसको। गायत्री मेहरा शिवम का कान पकड़ते हुए बोली। अरे दादी, कान छोड़िए, मेरा दर्द करने लग गया है और उसको मैंने ही भेजा था, एक व्यापारिक भोजन पर आ जाएगा थोड़ी देर में। शिवम दर्द से कराहते हुए बोलता हुआ अपना कान छुड़वा रहा था। तू सच कह रहा है? उन्होंने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल सच है ये। बताइए मेरी पत्नी किधर है? वह लहजे में मासूमियत लिए बोला तो उन्होंने कान छोड़ दिया। तेरी पत्नी नहीं, तेरी ब्याह और सो रही है। आज फिर घर आते ही उसकी यही रट थी कि उसको कॉलेज नहीं जाना। गायत्री मेहरा ने हंसते हुए बताया। हा हा दादी, ऐसे ही नाटक है सारे उसके। शिवम सीधा हंसते हुए नाम में सिर हिलाकर बोला। अगर वह नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों जिद कर रहा है शिवम? वैसे तो उसकी हर बात मानता है, यह न मानकर क्यों उसको खुद से दूर करना चाहता है? गायत्री मेहरा ने गंभीरता से कहा तो शिवम उन्हें देखने लगा। दादी, मैं चाहता हूँ मजबूत बने, खुद को एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो खुद के लायक तो वो हो। शिवम ने गंभीरता से कहा। भगवान न करे मेरे बच्चों को कुछ हो। गायत्री मेहरा ने तड़प कर कहा। आप जाइए, आराम करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आदर्श जब आ जाएगा फिर आ जाऊंगा। शिवम ने उन्हें तसल्ली दी। शिवम, तू बड़ा है, उसका ख्याल रखा कर, मुझे तुम दोनों की चिंता रहती है। गायत्री मेहरा उसकी सांवली गाल पर अपना हाथ टिकाते हुए बोली। बेफिक्र रहे दादी, मैं आदर्श को कुछ नहीं होने दूंगा।
वैसे एक बात तो बताइए, क्या आपको अपनी प्यारी बहू की फिक्र नहीं होती? शिवम की सुंदर आंखों में ठंडे भाव उभरे। फिर उसका जिक्र करते ही उसकी आंखें चमकने लगी। होती है उसकी फिक्र, पर मुझे मालूम है कि उसके लिए तू है। वह भी चाहे जितना मर्जी बचपना दिखा ले, पर आकर रुकती तुझ पर ही है। लेकिन आदर्श वह थोड़ा मनमौजी सा है, इसलिए उसकी तरफ से डर लगता है। गायत्री मेहरा हंसकर बोली, अब आप आराम करें, मैं उसका इंतजार पूरा करके ही सोऊंगा। मैं देख लूंगा दोनों को, आप बेफिक्र रहा करें बस। वह अपने भाव को सामान्य करता हुआ आदर से गायत्री मेहरा का माथा चूमता हुआ उनको उनके कमरे की तरफ भेज चुका था, जबकि खुद वह उसके इंतजार में वहीं बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद ही आदर्श ने बैठक में प्रवेश करते हुए कहा। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। शर्म कर लो कुछ आदर्श। शिवम ने अपना लहजा गंभीर किया। शर्म क्या होती है बड़े भाई? वह शरारती सी मुस्कुराहट लिए एकदम से सोफे पर गिरता हुआ उसकी गोद में सिर रख गया। शर्म वो होती है जिससे आदर्श मेहरा का कोई संबंध नहीं है। उसने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, ओ कोमोन बड़े भाई, अब मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ। उसने झूठी नाराजगी से कहा, हाँ मालूम है मुझे, खाना खाकर आए हो। उसको अच्छे से अपनी गोद में लेटते हुए देखकर शिवम ने चिंता से कहा। वह हाँ में सिर हिलाता हुआ आंखें मूंद गया। थक गए हो? शिवम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सवाल किया। हाँ बिल्कुल, आपने कब तक कार्यालय में आना है? मेरे सर पर इतना बोझ आ गया है काम का। वो मुंह बनाकर बोला, आदर्श अभी मुझे कॉलेज को ज्वाइन किए हुए 1 साल नहीं हुआ। मेरा उनके साथ 3 साल का अनुबंध है और भानु चौहान ने 3 साल का कहा है, तो मैं उसका इस मुश्किल वक्त में साथ दूंगा। मैंने तुमसे कहा था तुम ज्वाइन कर लो, लेकिन खुद ही तुमने मना कर दिया। उसने अब गंभीरता से आदर्श को देखते हुए कहा। उसका बहुत प्यारा दोस्त था भानु चौहान, जिसको अपने काम से दूसरे देश जाना था। 3 साल के लिए वो वहां से अपना व्यापार शुरू करने वाला था और उसने शिवम से विनती की थी कि उसने कॉलेज के साथ साथ 3 साल का अनुबंध हस्ताक्षर किया है। अगर उसने पहले छोड़ दी तो उसको जुर्माना होगा। तो 3 साल के लिए वह उसकी जगह कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर व्यापार की कक्षा पढ़ा दे। वह उसको मना नहीं कर पाया था। उनका व्यवहार अच्छे से स्थापित था, जिसको ज्यादा तो शिवम ही संभालता था। शिवम ने तो आदर्श को कहा भी था, लेकिन उसका कहना था बहुत मुश्किल से कॉलेज से जान छुड़वा कर यहाँ आया हूँ। अब दोबारा वापस कॉलेज की शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता, जिस वजह से शिवम ने खुद ही जाने का इरादा किया। आज उसके काफी सारे व्याख्यान थे। सारा दिन उसका व्यस्तता भरा था। आदर्श कार्यालय देखता, लेकिन बहुत कम। वह ज्यादातर कनिका गुप्ता के साथ होता। अब उसको शिवम के जाने पर सारा व्यापार संभालना था, जो उसके लिए अच्छा खासा मुश्किल था। उसने 2 बैठक अटेंड की, फिर व्यापारिक भोजन किया। इतने में ही वह थक चुका था। वह अभी ही खाली होकर आया। भोजन वह ग्राहकों के साथ ही करके आया था। मानसी पाठक भी उसके साथ थी। उसने मानसी से कहा भी था कि वह उसे घर छोड़ देता है, पर जाने क्यों वह नहीं मानी। आदर्श शिवम ने आहिस्ता से उसे पुकारा, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसने उसके आराम के ख्याल से कहा। वह लंबा चौड़ा 25 साल का भरपूर नौजवान उस छोटे से सोफे पर भला कहाँ पूरा आ सकता था। नहीं, उसने नींद में जवाब दिया। आदर्श उठकर कमरे में जाओ। अब उसने बड़ा होने का रोब जमाया। उन दोनों में 2 साल का फर्क था। जहां आदर्श 25 साल का था, वहीं शिवम 27 साल का था। और इन दोनों से छोटी थी शिवानी। सर, आपकी एक बैठक है आज 3 बजे और फिर दूसरी बैठक 5 बजे और 8 बजे आपका रात का भोजन है होटल में मिस्टर अनूप मिश्रा के साथ। उसने सामने खड़े होकर उसको आज की सारी कार्य सूची बताई। ठीक है कुमारी मानसी, अब ये फाइल पूरी कर दें और मुझे दिखाइए। बैठक से पहले मुझे ये फाइल पूरी चाहिए। उसने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए कहा। जी सर। वह हाँ में सिर हिलाती हुई उसके कार्यालय के साथ बने केबिन में चली गई, जो उसका ही था। वह वहां बैठकर अपने सब काम करती थी। उसको अलग केबिन नहीं दिया गया था, क्योंकि मालिक को किसी भी वक्त उससे कोई भी काम हो सकता था। इसलिए वह मालिक के कार्यालय के साथ बने उस छोटे से केबिन में ही बैठती थी। वह केबिन ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से बिल्कुल सही था। उसके केबिन की एक तरफ कांच की थी, जो उसके और मालिक के कार्यालय को अलग करती थी, जिसके चारों तरफ बड़ा सा भारी पर्दा लटका हुआ था। सर, ये फाइल चेक कर लें। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो फाइल लेकर उपस्थित हुई थी। ये क्या है कुमारी मानसी, आप मेरी मैनेजर हैं। अगर आप ही इस तरह की गलतियां करेंगी तो फिर बाकी सब सुधर जाएं, बहुत दूर की बात होगी। इस फाइल में कुछ मुख्य बिंदु उससे छूट गए थे, जिस पर वह सख्त लहजे में बोला। उसके इस कदर सख्त लहजे पर मानसी की आंखों में आंसू चमके। आदर्श डार्लिंग, तुम भूल गए,
आज हमारा दोपहर के भोजन का प्लान था। वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर दाखिल होती हुई अपनी ही धुन में बोली। वह शांति से बैठा रहा। उसने कनिका को बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने पर कुछ नहीं कहा। उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मुझे एक छोटी सी गलती पर डांट दिया। मानसी ने नाक सिकोड़कर सोचा। वह सिर झटक गई। कनिका दोबारा उसके पास आने जाने लगी थी। मानसी को देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था, पर आदर्श अपने कर्मचारियों के बारे में कोई समझौता नहीं करता था, इसलिए खामोश रहना पड़ता था। उस दिन के बाद से मानसी ने उसके सामने आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अगर कभी सामना हो भी जाता तो वह कनिका को अनदेखा कर देती। कनिका तो पहले ही हवाओं में थी, उसको खुद के सामने कुछ समझती ही नहीं थी, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला लेना वह अच्छे से जानती थी। मानसी के सामने आदर्श पर अपना पूरा अधिकार जताते हुए वह काफी हद तक अपना बदला ले भी चुकी थी। कुमारी मानसी इस फाइल को ठीक करे और मेरी 3 बजे वाली बैठक निरस्त कर दे। उसने कनिका पर अपनी नजरें टिकाते हुए ठंडे लहजे में कहा। ठीक है सर। वह हाँ में सिर हिलाती हुई अपने केबिन के अंदर चली गई। पर्दा हटा होने की वजह से वह अंदर का दृश्य साफ देख सकती थी। ओ सो क्यूट। आदर्श, तुमने मेरे लिए बैठक निरस्त कर दी? उसके करीब जाती हुई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। बिल्कुल डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। आदर्श ने खड़े होते ही उसकी कमर पर हाथ डाला। मानसी उन्हें देखते ही सिर झुका गई। ये उनके लिए नया नहीं था। कनिका जब भी यहाँ आती थी आदर्श का लहजा तक बदल जाता था। वह एक सीमा तक रहता था कनिका के साथ, लेकिन वह सीमा भी बहुत आगे तक की थी। वह हसरत भरी निगाहों से आदर्श की तरफ देख रही थी। वह वहां राजकुमारों जैसी शानों और शौकत वाला आदर्श मेहरा, जिसके पहलू में खड़ी कनिका गुप्ता, जिसमें आदर्श की जान बसती थी, और कहाँ वे 2 वक्त की रोटी के लिए उनके कार्यालय में नौकरी करने वाली मानसी पाठक। मैं नाम में सिर हिलाती हुई अपने काम में व्यस्त हो गई। हम खरीदारी पर भी चलेंगे, उसने घमंड से गर्दन अकड़ाते हुए कहा था। साथ ही तिरछी आंखों से मानसी की तरफ देखा, जो काम में व्यस्त थी। वह सिर तक नहीं उठा रही थी। नहीं, आदर्श ने उसे घूर कर देखा। हाँ कृपया, कल मैंने एक साड़ी देखी थी और मुझे वो लेनी है। वह उसके कोट के कॉलर पर अपनी उंगली फेरते हुए एक अदा से बोली। तुम ऑर्डर कर लो, भुगतान मैं कर दूंगा। वह नहीं जाना चाहता था। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाकर लेना है, वह रूठे से लहजे में बोली। अच्छा चलो, लेकिन मैं 5 बजे से पहले आ जाऊंगा, मेरी बैठक है। आदर्श मान गया था। उसकी बात कैसे टाल सकता था। हाँ चलो। वह उसकी बाह में हाथ डालती हुई उसको लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। उनके जाते ही मानसी ने भीगी पलकों से कार्यालय के बंद होते दरवाजे की तरफ देखा। उसे वह दिन याद आया जब आदर्श ने उसे थप्पड़ लगवाया था, और फिर आदर्श का स्पर्श याद करते वह लाल पड़ गई। उस दिन के बाद से आदर्श थोड़ा ठंडा सा ही रहता, मानो वह अपने ही स्पर्श से अनजान सा बन गया हो। मानसी भी अपने काम से ही काम रखती थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा, जो आदर्श की हिम्मत याद करते हुए सुलगने लगा था। जल्दी से अपने दोनों गाल मसलती हुई वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर उसने घर वापस जाने से पहले रसोई का सामान भी खरीदना था। वह अकेली एक फ्लैट में रहती थी। उसकी माँ जीवित नहीं थी। पिता ने भी दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसकी दादी को इस बारे में मालूम ही नहीं था। वह गांव में रहती थी। उनके अनुसार उनका बेटा अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखता है, लेकिन वह तो उसको ये 2 कमरों का फ्लैट लेकर देता था, खुद आलीशान बंगले में अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ ऐश कर रहा था। चलिए विद्यार्थियों, आज मैं ये विषय समझाता हूँ, उसके बाद आपका पाठ्यक्रम समाप्त है। तो कल से हम प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। उसने कहते ही बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया, साथ साथ उनको समझा भी रहा था। हाय सर, शिवम कितने सुंदर हैं। उसके आगे वाले डेस्क पर बैठी लड़की ने अपने साथ वाली लड़की के कान में फुसफुसाहट की और बोलते हुए, जो उनका डिंपल पड़ता है कितना खूबसूरत है ना। दूसरी ने झुककर पहली वाली के कान में कहा। उनकी आवाज इतनी भी कम नहीं थी कि आसपास बैठी लड़कियों को ना सुनाई देती। उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके आसपास बैठी लड़कियां ही क्या, लड़के भी उन दोनों की बातों से सहमत थे। उसने नजरें उठाकर सामने देखा। बिना किसी शक के वह किसी राज्य का राजकुमार ही लगता था। और फिर सारा व्याख्यान गुजर गया। वह चोरी चोरी सर की तरफ देखती रही। हेलो मिस, कहाँ खोई हैं? होश तो तब आया जब सर की आवाज अपने बिल्कुल नजदीक सुनी। मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सिमम उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला। क्लास में वो दोनों अजनबी ही रहते थे। आज तक ये भाव नहीं मिला था कि वह एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के पति पत्नी लगते हैं। वह झटके से खड़ी होती हुई अपनी तरफ इशारा कर गई। जी मिस। आप? जनाब, क्या नाम है आपका? शिवम अत्यंत गुस्से से बोला।
उसने सारा पाठ समझा दिया था और वह अपनी ही सोचों में गुम थी। शिवानी वह कांपती आवाज में बोली, चलिए बताइए कुमारी शिवानी, मैंने क्या समझाया है? शिवम ने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह बड़बड़ा गई। उसने सुना तो एक शब्द नहीं था, पर अगर वह समझ भी लेती तो फिर भी सारी कक्षा के सामने बोलना उसके लिए असंभव था। इसलिए इतना आत्मविश्वास ही नहीं था कि वह सबके सामने जाकर बोल पाती। बताइए। शिवम उसको बारीकी निगाहों से देखता हुआ गंभीरता से बोला। वह कुछ समझ न आने पर रोने लगी। उसको रोते देखकर शिवम का दिमाग खराब हुआ था। कल आप इस विषय पर प्रस्तुतिकरण देंगी, कुमारी शिवानी, वह होंठ भींचकर बोला। लड़के लड़कियों समेत सबने दुख से उसे देखा। यह उनका दूसरा छमाही सत्र था। सब जानते थे कि उसका आत्मविश्वास कम है। उसने आज तक एक भी प्रस्तुतिकरण नहीं दिया था। शिवम के गुस्से से सभी डर गए थे, नहीं तो बाकी शिक्षकों की तरह उसको भी बता देते कि वो प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाती। शिवम उनको इस छमाही सत्र में पढ़ाने आया था, लेकिन शिवम के गुस्से के डर से वे सभी शांत रहे। शिवम की बात सुनते ही वह और ज्यादा कांप गई। वह अपना बस्ता उठाती हुई भागती हुई कक्षा से बाहर भागी थी। गुड़िया, क्या हुआ मेरी जान? उसको रोते हुए देखकर बोला भाई। उसने हिचकी ली। हाँ भाई की गुड़िया, बताओ क्या हुआ? उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए उसको अपनी नजरों के घेरे में लेते हुए, भाई आज मैं उन खड़ूस प्रोफेसर की वजह से इतना डर गई थी, वह कहती हुई फिर से रो पड़ी। नहीं तो मेरी शिवानी तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। फिर क्यों डर गई दादी? उसको अपने साथ लगाते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोली। वह भी उनके पास ही बैठक में आ चुकी थी। नहीं दादी, मैं बहुत डरपोक हूँ। कल मेरा प्रस्तुतिकरण है, लेकिन मुझे नहीं देना। मैंने कहा भी था आप सबसे कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, पर आपका वह खड़ूस पोता अपना हुक्म चलाकर मेरी जान ही ले लेगा किसी दिन। वह रोने जैसी होती हुई बोली, प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं देना? तैयारी नहीं किया क्या? आदर्श ने मुस्कुराहट दबाते हुए झूठा सा घूरकर उसको देखा। क्या है? उसने जल्दी से बताया, ताकि उस बात पर उन दोनों से ही डांट न पड़ जाए जिनकी वो हमदर्दी हासिल करने आई बैठी थी। फिर देना क्यों नहीं है? आदर्श ने फिर से उसे घूरा, साथ ही दादी के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। मुझे डर लगता है सब मेरी कमियां निकालेंगे। इतनी मुश्किल से तो पहले पढ़ाई से जान छुड़वाई थी, ऊपर से नवाब साहब अब खुद कक्षाएं लेने पहुंच गए हैं। वह निचला होंठ बाहर निकालकर बोली, नहीं गुड़िया, कोई भी आपकी कमी नहीं निकालेगा। आपने अच्छे से तैयारी की है। आप बस मंच पर जाकर ये सोचना कि वहां कोई बैठा ही नहीं है। अगर बैठा भी है तो उन सबको आता ही नहीं है। आपने सबको समझाना है, वह भी अच्छे से। फिर देखना सबको समझाओगी भी और डर भी नहीं लगेगा। आदर्श ने उसे एक बड़े भाई की तरह समझाया। वह चाहे शिवम के सामने अपना बचपना दिखाता था, लेकिन शिवानी का ख्याल वह एक बड़े भाई की तरह ही रखता था, जिस तरह शिवम उसका रखता था। लेकिन खड़ूस सर तो होंगे, उन्हें तो आता है। वह गलती पर डांटेंगे। उसने नया बहाना पेश किया। नहीं डांटेंगे, अगर डांटा तो मेरा नाम ले देना। सर आपकी कमी नहीं निकालेंगे जहां से आप ना समझ पाओ, वहां से सर आपकी मदद करते हुए आपकी जगह सबको समझा देंगे। अब दिखाओ मुझे अपना प्रस्तुतिकरण। आदर्श ने गर्दन अकड़ाई। आज कनिका के साथ दोपहर का भोजन करते हुए, उसको खरीदारी करवाते हुए उसको उसके घर छोड़ता, फिर वह घर आया था। घर आते ही उसको वह रोती हुई मिली। ठीक है, वह हाँ में सिर हिलाती हुई उसके सामने उठकर खड़ी हो गई। वाह, बहुत शानदार, इतनी अच्छी प्रस्तुतिकरण की, और तुम कह रही हो कि तुम्हें आता ही नहीं है। आदर्श ने प्रस्तुतिकरण की तारीफ की, जिसने सच में अपना विषय बहुत अच्छे से समझाया था, पर वह फिर भी वहां जाकर देना नहीं चाहती थी। ये आता है, पर भाई एक बात मान लेना, कल अपने भाई की जगह आप मेरे साथ चलना। मैं सच में अच्छे से प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उनके सामने नहीं करनी। शिवानी ने मासूम चेहरा बनाते हुए विनती की। मेरे सामने प्रस्तुत करने में क्या समस्या है? शिवानी की सांस सूख गई जब उसके कानों में गंभीर आवाज सुनाई दी। नहीं तो शिवानी खड़ी होती हुई घबराकर बोली, भाई मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। आदर्श मुस्कुराहट दबाते हुए शिवम को बताता हुआ वहां से निकल गया। शिवानी ने रोने जैसी होते हुए उसे देखा, जो उसको यहाँ अकेले छोड़कर चला गया था। दादी भी संध्या पूजा की सामग्री तैयार करके पूजा के लिए चली गई। प्रस्तुतिकरण तैयार है। शिवम ने उसके करीब जाते हुए उसके गाल पर अंगूठा फेरा। मैंने अभी आदर्श भाई को दिखाया है, उन्होंने कहा है बहुत अच्छी है। उसने चहक कर कहा, मानो अब बचत हो जाएगी, पर कहाँ संभव था। ठीक है, चलो 10 मिनट में मेरी कॉफी और अपना रजिस्टर पेन लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। शिवम उसकी पेशानी चूमते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवम उसके करीब जाते हुए पुकारा, शिवम की जान, इतनी देर लगा दी। शिवम उसके हाथ से कॉफी और सामान पकड़कर मेज पर रखता हुआ उसे अपने पास बिठा गया।
नहीं तो, शिवानी ने ना में सिर हिलाया। अब बताओ, प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं देना था? शिवम ने उसे गुस्से भरी नजरों से घूरा। तो आज आप कॉलेज में कितने जल्लाद बने हुए थे? मेरी सांस सूख रही थी। ऊपर से मुझे ही सजा सुना दी। जबकि वे लड़कियां, शिवानी बोलते हुए बीच में रह गई। कौन सी लड़कियां? शिवम ने अचंभा करते हुए उसे देखा। नहीं, कुछ नहीं। शिवानी ने नाम में सिर हिलाया। बताओ शिवानी। शिवम ने अपनी बात पर जोर देते हुए उसका चेहरा ऊंचा किया। वह कक्षा की लड़कियां सारी आपको अजीब नजरों से देखती हैं। आप पर टिप्पणियां कर रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। आपने उन सबको कुछ नहीं कहा और मुझे लक्ष्य बनाया। शिवानी ने रोने जैसी होते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी जान जलन हो रही थी। शिवम ने ठहाका लगाते हुए उसकी तरफ देखा। शिवानी तो खोई सी उसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर नजरें गाड़े हुए थी। आपको पता है वह आपके डिंपल की कितनी तारीफें कर रही थी? शिवानी ने उसके डिंपल को घूर कर देखते हुए मुंह बनाकर कहा। तुम्हें पसंद नहीं? उसकी कमर पर पकड़ मजबूत जमाते हुए उसको अपने सीने पर खींचते हुए शिवानी ने फुसफुसाहट की। शिवम, शिवानी ने कसमसाते हुए दूर होना चाहा। जवाब दो। अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए शिवम अड़ गया। जी, शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल हो चुका था। शिवम, मुझे जाना है। शिवानी ने उसको खुद से अलग करने की असफलता कोशिश की। कब तक ये दूरियां बनी रहेगी? शिवम उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोला। मैं दादी से जल्दी ही विदाई की बात करने वाला हूँ। अब जाओ, कल अच्छे से तैयार करके कक्षा में आना। अगर ठीक से प्रस्तुत ना किया तो दोबारा सजा मिलेगी। शिवम उसका गाल थपथपाते हुए माथा चूमकर सजने संवरने के कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवानी अपनी जान बच जाने पर पल भर में उसके कमरे से भागी थी। आ जाए कुमारी शिवानी, प्रस्तुति शुरू करें। उसने आते सबको नमस्ते किया, उपस्थिति ली। फिर शिवानी को मंच पर आने का बोला। शिवानी ने दांत पीसते हुए अपने जालिम पति को देखा था, जिसे उस पर जरा भी दया नहीं आई थी। वह अपनी सीट पर खड़ी होती हुई उंगलियां चटकाने लगी। सारी कक्षा शिवम के डर से शांत बैठी थी। कुमारी शिवानी, यहाँ आइए। शिवम ने उसे घूरते हुए गंभीरता से मंच पर बुलाया था। पहले ही उसको एक विद्यार्थी से पता चल चुका था वह कितनी कम आत्मविश्वास वाली है। वह विद्यार्थी शिवानी की सहानुभूति में विशेष रूप से उसके पास जाकर उसे बताकर आती थी, जबकि वह थोड़ी जानता था कि उसका प्रोफेसर शिवानी की रग रग से परिचित है। जब वह उसका आत्मविश्वास हर हाल में वापस लाना चाहता था, इसलिए ही उसे सख्ती से मंच पर बुला रहा था। जी सर। उसकी गंभीरता पर वह कांपती हुई मंच की तरफ बढ़ती हुई वहां खड़ी हो चुकी थी। चलिए शुरू करें। उसको शांति से मंच पर खड़ा देखकर वह दांत पीसकर बोला। उसने शिवानी से इतना निकम्मा होने की उम्मीद भी नहीं की थी कि वह सच में पढ़ाई से भागती थी। 10वीं और 12वीं भी उसने मुश्किल से पास की थी, पर शिवम की मेहनत की वजह से वह इसे प्रथम श्रेणी के साथ पास करवा चुका था। लेकिन कॉलेज में आकर उसके हालत और ज्यादा खराब थे। जी, वह कांपती आवाज में बोलती ही बोर्ड की तरफ रुक कर गई। और फिर जिंदगी में पहली बार उसने प्रस्तुतिकरण देते हुए सबको हैरान कर दिया था। वह बीच में रुक जाती थी, फिर शिवम की तरफ देखती। वह गंभीर सा उसे ही देख रहा होता था। वह दोबारा शुरू कर देती। इस तरह बीच बीच में रुकते हुए उसने अपना प्रस्तुतिकरण दिया, लेकिन सबको सारे मुख्य बिंदु अच्छे से समझ आ गए थे। वह खुद पर हैरान थी। उसने प्रस्तुतिकरण कैसे दिया? शायद कल का आदर्श और शिवम का दिया हुआ आत्मविश्वास था। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। शिवम ने उसको शाबाशी दी, जिस पर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुमारी शिवानी, मेरे कार्यालय में आए। वह कहता हुआ अपना मोबाइल उठाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। शिवानी भी उसके पीछे ही चली गई। तो बताओ, सजा के लिए तैयार हो जाना। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजे को बंद करते हुए शिवम ने उसको मेज पर बिठा दिया। उसके आस पास हाथ रख के, किस बात की सजा? शिवानी ने हैरान होते हुए पूछा। वह तो खुशी खुशी आई थी कि उसने प्रस्तुतिकरण अच्छा दिया है, अब कोई पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो वह सजा की बात करते हुए उसका दिल धड़का चुका था। तुमने प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं दिया, इस बात की सजा। उसको खुद की तरफ डरी हुई नजरों से देखते पाकर शिवम ने उसकी आंखों पर फूंक मारी तो शिवानी पलके झुका गई। लेकिन वहां तो आपने मुझे सराहा था। सर, शिवानी रोने जैसी हो गई। सराहा था, लेकिन वह सब विद्यार्थियों की वजह से। शिवम उसके दुपट्टे की पिन खोलते ही दुपट्टा कुर्सी पर रखता। मतलब? शिवानी हैरान हुई। मतलब कि तुमने कोशिश की और प्रस्तुत किया। इसी तरह अगर बाकी विद्यार्थी जो डर रहे होंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रस्तुतिकरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिवम ने उसके होंठों पर उंगली फिराते हुए कहा। उसे संभालना निहायत ही मुश्किल काम था। शिवम ने थूक निगलते हुए अपना गला साफ किया। पर अच्छा तो दिया था।
शिवानी पीछे खिसकते हुए धीरे से बोली, बिल्कुल अच्छा नहीं था। जितना तुम अटक रही थी, दिल कर रहा था तुम्हारे होठों को वहीं रोक लूं। शिवम रूप से कहते हुए उसकी कमर पर पकड़ जमाते हुए उसके होठों पर झुका। शिवम को उसके आंसू जब अपने चेहरे पर महसूस हुए तो वह घबराते हुए पीछे हटा। क्या हुआ जान? शिवम उसके आंसू होठों से चूमते हुए सवाल कर चुका था। एक एक तो मैंने प्रस्तुतिकरण दिया, आप कह रहे हैं कि आपको पसंद नहीं आया और मुझे सजा भी दे रहे हैं। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब मैं दोबारा कॉलेज आऊंगी ही नहीं। शिवानी ने हिचकियां भरते हुए कहा। तो शिवम ने एक बार फिर उस पर अपना हक जमाया। अब बताओ कहाँ से ये तुम्हें सजा लग रही है जान? उसको गहरी सांस भरते देख शिवम ने उसके कान में फुसफुसाहट की। मुझे आपसे नफरत है। अपने आंसू साफ करते हुए उसने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे प्यार है और ये रहा तुम्हारा उपहार जान। उसके सामने पिज्जा का डिब्बा रखते हुए शिवम ने मुस्कुराकर कहा। तो वह चहक उठी, सब कुछ भूलते हुए पिज्जा के साथ न्याय करने लगी और शिवम उसे देखने में मगन था। ना मेरी बच्ची, बस तू शांत हो जा। मानसी मेरी जान, तुझे इतना तेज बुखार है? वह उसे अपने गले लगाती हुई बोली। दादी आप पास नहीं थी ना, इसलिए हो गया। अब आप आ गई है ना, ठीक हो जाऊंगी। वो फिर से उनके सीने से लगती हुई रो दी। बस शांत हो जा, इधर लेट। दवाई खाई है तूने? उसको बिस्तर पर लिटाती हुई बोली। मानसी ने नाम में सिर हिला दिया। उसे कल से बहुत बुखार था, 2 दिन से वो कार्यालय नहीं गई थी। उसे याद था कैसे बुखार में उसकी माँ उसकी पट्टियां करती, उसके सिरहाने बैठी रहती थी। उसके पिताजी ने तो कभी उसकी माँ के होते हुए नहीं पूछा था। अब तो फिर वो अकेली थी। बस यही सोच उसका बुखार ठीक नहीं होने दे रहा था। जाने कैसे दादी उसे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुंची। वह नहीं जानती थी। घर का दरवाजा बंद कर ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सावित्री पाठक उसको दूध के साथ दवाई खिलाते हुए उन्होंने उसे आराम करने का कह दिया। और जब उसकी तबीयत संभली उसको दरवाजा बंद करने का कहती हुई उठ खड़ी हुई। दादी आप कहाँ जा रही हैं? मानसी ने अचंभों से कहते हुए पूछा। तो दरवाजा बंद कर ले, मैं आती हूँ। वह कुछ सोच कर खड़ी होती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। मानसी शांति से दरवाजा लगाकर वापस आ गई। वह जब आज कार्यालय से वापस आई तो थोड़ी तबीयत उसकी खराब थी। वह लेट गई, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने सुबह होते ही कार्यालय में फोन करके अपने न आने का बताया तो मैनेजर हर्षित मिश्रा ने उसको बेफिक्र कर दिया। वह सारा दिन सोती रही, बुखार और बढ़ गया। फिर अगले दिन भी उसे मजबूरन छुट्टी करनी पड़ी थी। आज थोड़ी बेहतर थी लेकिन इतनी नहीं कि कार्यालय जा सकती। उसके सहकर्मी रवि किशन घर से होकर गए थे। उसको आज का दिन भी आराम करने को कहा था। उसने खुद भी यही सोचा था। अभी वो बिस्तर पर लेटी थी कि बाहर घंटी बजी। उसने जब जाकर देखा तो सामने सावित्री पाठक थी। उनको देखते ही वो रोती हुई उनके गले लग गई। उनको सामने देखते ही सारे जख्म ताजे हो गए और उसने अपने सारे दुख उनको बता दिए। सावित्री पाठक उससे मिलने आई थी। जब अपने बेटे के बंगले पर गई तो सहकर्मियों ने उनको मानसी का पता दिया। वह यहाँ आ गई। उन्हें अपने बेटे पर खूब गुस्सा था लेकिन वह सोच चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। आदर्श तुझे मेरी कसम है, तू मना नहीं करेगा, गायत्री मेहना ने आदर्श का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदर्श ने अचंभा करते हुए उन्हें देखा। किस बात के लिए मना? वह नासमझी से बोला। आदर्श मैंने अपनी सहेली से वादा किया है कि तू उसकी पोती से आज ही शादी करेगा। तुझे मेरी कसम है, मेरे वादे का मान रख ले। गायत्री मेहरा ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। वह जानती थी आदर्श वैसे बिल्कुल नहीं मानेगा। शादी के लिए अब मौका देखकर चौका लगा रही थी, लेकिन दादी मैं शादी ऐसे कैसे कर लूं और लड़की भी नहीं दिखाई आपने मुझे। आदर्श मुंह बनाकर बोला। बस बस आदर्श, आगे कुछ नहीं। मैं तुम्हें ये आदेश दे रही हूँ तो आज ही शाम को शादी के 7 फेरे लेगा तो बस लेगा। वह कहकर उठती हुई चली गई। आदर्श मूर्त बना रह गया। उसकी दादी को ये क्या हो गया था? पता नहीं किसके साथ उसकी शादी करवाना चाह रही थी। अब उसके पास एकमात्र उपाय शिवम ही था। इतनी अचानक शादी ख्यालों की परछाई में हर वह डरी सहमी सी लड़की आई थी। लेकिन उसे अपनी दादी से बढ़कर कुछ नहीं था। उनके माता पिता कार दुर्घटना में मारे गए थे। तब से उन दोनों को दादी ने ही पाला था, संभाला था। वह उनको मना नहीं कर सकता था। उसने शिवम से संपर्क किया। शिवम ने उसे तसल्ली देते हुए घर आकर दादी से बात की, जिन्होंने उसे कहा था अगर आदर्श शादी नहीं करेगा तो उसे करनी होगी, क्योंकि वह अपनी सहेली से वादा कर चुकी थी और आदर्श को पूरी तरह लाचार होकर मानना ही पड़ा था। लेकिन उस लड़की की शामत लाने का वह पूरा विचार कर चुका था, जो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आने वाली थी। तो चिंता मत कर सावित्री,
मैं बेटी लेकर जा रही हूँ और बेटी ही बनाकर रखूंगी। वह सावित्री पाठक के गले लगती हुई बोली, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया मेरे सिर पर। वह आभार भरी नजरों से गायत्री मेहरा को देखती हुई बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वह गायत्री मेहरा के पास आई थी, अपनी परेशानी लेकर गई थी, लेकिन उनके बेटे ने क्या किया था? वह उनकी बचपन की सहेली थी, समझ सकती थी उनका दुख। जब तक वह अनजान थी तब तक थी, लेकिन अब जब उन्हें पता था तो वह आज के समय में अपनी पोती को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनकी जिंदगी का क्या भरोसा था? गायत्री मेहरा ने उनकी परेशानी का उपाय बच्ची का विवाह बताया था और साथ ही आदर्श के लिए उसका हाथ भी मांगा। और सावित्री पाठक ने बिना किसी देरी के हाँ कर दी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मानसी की शादी हो जाए। वह बहुत मासूम थी, चाहे वह कार्यालय में नौकरी करती थी, लेकिन फिर भी वह दुनिया के उतार चढ़ाव से अच्छी तरह परिचित नहीं थी। और फिर गायत्री मेहरा अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ घर आकर मानसी को मानसी पाठक से मानसी मेहरा के पद पर ला चुकी थी। विवाह के कागज पर मानसी का नाम पढ़ते हुए आदर्श चौंका था, लेकिन फिर सिर झटक गया, और कौन सा किसी एक का नाम ही मानसी है। उधर मानसी को सावित्री पाठक ने अपनी बात मनवाते हुए तैयार करके शादी करने की कसम दी थी, और वह अपनी दादी की कसम पर बेबसी की मूरत बनती हुई मान गई। उसके हाँ करते ही सावित्री पाठक ने गायत्री मेहरा को घर आने को कह दिया। उसने नाम पढ़ने की तरफ ध्यान ही न दिया, वह अपनी ही सोचों में खो गई। आदर्श घूंघट हटाते ही सामने मानसी को देखकर चौंक गया। सर, उसे अपने सामने देखकर मानसी भी हैरान रह गई। तुम सावित्री दादी की पोती हो? आदर्श ने मानो खुद के शब्दों पर उससे पक्का करवाना चाहा था। और आप गायत्री दादी के पोते? हाँ में सिर हिलाते हुए मानसी ने भी पक्का करना चाहा। आदर्श हैरान होता हुआ सिर हिला गया। उसे समझ नहीं आया था कि किस्मत के इस फैसले पर वो खुश हो जाए। क्या करे? सजने संवरने के कमरे में तुम्हारे कपड़े होंगे, चाहो तो बदल लो। आदर्श ने उसको असहज देखा तो कहा। मानसी उसकी आंखों में नशा देखती हुई जल्दी से सजने संवरने के कमरे में बंद हुई। क्या हुआ? उसको कपड़े बदले बिना ही बैठक से बाहर आते देखकर हैरान हुआ। वह आप शिवानी को बुला दे, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज चहकी थी। शिवानी के साथ अच्छी खासी सहेली जैसी दोस्ती हो गई थी। क्यों? गुड़िया को क्यों यहाँ बुलाना है? आदर्श ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वो मेरी साड़ी की जिप अटक गई है, खुल नहीं रही है। आदर्श को ढीठ बने वहीं खड़े देखकर उसे अपनी समस्या बताई। मैं मदद कर देता हूँ। आदर्श 2 कदम आगे बढ़ा। नहीं। मानसी ने 2 कदम पीछे लिए। क्यों नहीं? आदर्श ने उसको घूरने के उपहार दिया तो मानसी शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद लाश से लाल पड़ती हुई मानसी को गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ा। दोनों के कपड़े बदल चुके थे। मानसी करवट बदलती हुई तकिए में चेहरा छुपा गई। उसको शर्माते हुए देखकर आदर्श ठहाका लगाता हुआ उसके पास ही कूद कर लेट गया। आदर्श उसका रुख मोड़कर अपने कंधे पर सुलाता हुआ अपनी आंखें मूंद गया। मानसी ने लाल पड़ती हुई उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। अगली सुबह चमकीली थी। आज मानसी और आदर्श की शादी की दावत थी, और उनके साथ साथ गायत्री मेहरा की इच्छा पर शिवम और शिवानी की भी विदाई की रस्म और शादी की दावत थी। विदाई की रस्म और शादी की दावत बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुई। मानसी की दादी भी शामिल हुई। कल आदर्श और शिवानी को शिमला जाना था बैठक के लिए, इसलिए ही मानसी आज सावित्री दादी के साथ घर चली गई। सुबह वहीं से आदर्श ने उसे लेना था जहां से उन्होंने शिमला के लिए जाना था। शिवानी शिवम उसे पारंपरिक दुल्हन की तरह बैठे देखकर हैरान रह गया। वह भी दादी के कहने पर अपने दोस्तों के बीच से उठता हुआ अपने कमरे में आया था जब उसने अचंभे से उसे घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठे देखा। शिवम ने आगे बढ़ते हुए उसका घूंघट हटाया। सामने शिवानी को अपने लिए सज धज कर बैठा देखते हुए हैरान हुआ। दिल में कहीं खुशी भी थी, पर वह हैरान भी हुआ था। जी मैं, क्यों? आप किसी और की उम्मीद कर रहे थे? वह अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोली तो शिवम होश में आया। शिवानी, क्या कह रही हो? मैं क्यों किसी और को सोचूंगा? उसने उसे घूरते हुए कहा। अच्छी बात है, सोचना चाहिए भी नहीं। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें तो सोच सकता हूँ ना? शिवम ने आगे होते हुए उसके सिर से पल्लू अलग किया। शिवानी घबराई। शिवम ने उसके गाल पर अपने होंठ रखे तो उसने कांप कर उसे पुकारा, शिवम की जान। उसने शिवानी के कान के निचले हिस्से को सहलाया। शिवम, मेरी मुंह दिखाई। शिवानी ने बहुत मुश्किल से खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। उसके लाल लिपस्टिक से सजे होठों ने हरकत की तो शिवम खुद पर नियंत्रण खो बैठा। उसने उनको अपनी पकड़ में ले लिया। मुंह दिखाई क्यों चाहिए?
शिवम ने पीछे होते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी बिखरती हुई सांसों को देखा। क्या मतलब, क्यों चाहिए? शिवम, ये मेरा अधिकार है। अगर आपने नहीं दी तो दादी से बताऊंगी। शिवम ने आंखों में आंसू लिए शिवम को डराया। वह उसके लिए मुंह दिखाई नहीं लाया। ये शिवानी के लिए सबसे बड़ा धक्का था। वह अपनी सोच में खोई हुई थी। जब उसकी कलाई से चूड़ियां उतारते हुए शिवम ने उसे सफेद सोने का खूबसूरत सा कंगन पहनाया, वह चमकती हुई शिवम के गले लगी। पसंद आया? शिवम ने उसके चारों तरफ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए धीमी आवाज में पूछा। वो बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला गई। जाओ, कपड़े बदल कर आओ। उसकी घबराहट देखते हुए शिवम ने उसके गहने किनारे वाली दराज में रख दिए थे। उसे जाने के लिए बोला। वह इसकी अनुमति मिलते ही वहां से भाग गई। शिवम भी तरोताजा होकर वापस बेड पर आ गया। वह जब बाहर आई तो अपने लिए सोने की जगह ढूंढने लगी। बेड पर तो शिवम फैलकर लेटा हुआ था। वह कहाँ सोती? इधर आ जाओ शिवानी, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसने बंद आंखों से ही इशारा करते हुए उसको अपने पास बुलाया। वह बेड के पास आकर खड़ी हो गई। शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने पर सुला लिया। शिवम, वो धीरे से बोली। जब शिवम ने उसके होठों पर झुकते हुए उसकी बोलती बंद कर दी। कुछ नहीं कर रहा, शांत हो जाओ। उसको घबराते हुए देख उसके बालों में उंगलियां सहलाते हुए उसे शांत किया। उसकी जान तब सूखने लगी जब शिवम का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस किया। उसने कुछ समय तो विरोध किया, फिर शांत हो गई। शांत कमरे में वह दोनों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। शिवम के छोड़ने पर उसके सीने पर सिर रखते हुए वह छोटी छोटी सांसें लेने लगी। शिवम थोड़ा सा झुकते हुए उसके बालों पर प्यार जताते हुए खुद भी नींद की दुनिया में खो गया था। शिवम, आप नहीं चलेंगे? वह जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, आईने से उसे देखती हुई बोली। नहीं जान, 2 दिन के लिए आदर्श नहीं है। अब मैं 2 दिन कार्यालय जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने और लेने में ही आया करूंगा। वह मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। शिवम आईने से उसे बेड पर आधा लेटा देखकर बोली, हम? शिवम ने हुंकार भरी। शिवम, आप नहीं जा रहे कॉलेज? तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कृपया कृपया, उसने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए मिन्नत की। नहीं जान, कॉलेज जाना है। मैं खुद लेने भी आऊंगा और छोड़ने भी जाऊंगा। शिवम ने उसके पास जाते हुए माथा चूमा। शिवम, आप मेरे पक्के वाले दुश्मन हैं। शिवानी ने पैर पटके। अभी कहाँ दुश्मनी निकाली है जान, रात को अच्छे से बताऊंगा। शिवम फुसफुसाहट करता हुआ उसकी सांसें रोक गया था। शिवानी का सिर झुक गया था। आप चलो, वरना फिर मेरा खुद पर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। शिवम उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला। शिवानी भी शर्माई घबराई सी उसके पीछे जा रही थी। हाँ तो बताओ, तुम दोनों इस सड़क पर क्या कर रहे थे? विनय गुप्ता ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं कर रहे, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, डालो इनको हवालात में, उसने डंडा सामने मेज पर मारते हुए कहा। नहीं सर, हम सच में कुछ नहीं कर रहे थे, वह डरती हुई बोली। कुछ भी हो जाए, वह जेल नहीं जाना चाहती थी। श्रीमती मानसी, आप होश में तो हैं? आदर्श उसके आगे बढ़ने पर हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता हुआ उस पर दबी आवाज में गुर्राया। सर, आप शांत रहें। आपको किसने कहा था आधी रात को ग्राहक के साथ बैठक रखें और फिर वापसी इसी रास्ते से करें जो सुनसान हो? वह दांत पीस कर बोली। आदर्श वाकई ही शांत हो गया। लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी। वह थोड़ी जानता था कि इस रास्ते को संदिग्ध घोषित कर दिया गया है। वहां से जो भी गुजरता है पुलिस उसे हवालात में बंद कर देती है। उनको भी पुलिस ने रोक लिया था। जब उनको थाने लाया गया तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई से बैठक के लिए आए थे, लेकिन शायद वह कोई नया इंस्पेक्टर था जो आदर्श मेहरा को जानता ही नहीं था। उसका कहना था कि या तो साबित करो तुम दोनों की पति पत्नी हो, या हवालात में बंद रहो। आदर्श किसी को बुलवा लेता, लेकिन उसका फोन भी अभी उन लोगों ने ले लिया था। लेकिन फोन देने से पहले वह शिवम को सारी स्थिति बता चुका था, जिसने वहां रहते अपने दोस्त सुधांशु गुप्ता को इन दोनों की शादी की कागज भेजते हुए उसको पुलिस थाने जाने के लिए कहा। उसको पहुंचने में थोड़ा समय था। आदर्श चाहता तो मिनटों में उन सबको सीधा कर देता, पर फिर मानसी के साथ होने की वजह से वह शांत हो गया। थोड़ी ही देर में शिवम का दोस्त सुधांशु गुप्ता आ गया। उसके साथ एक वकील भी था। सारा कार्य करते हुए उन्हें 2 घंटे गुजर गए, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। आदर्श उन दोनों का धन्यवाद करते हुए मानसी को लिए अपने होटल वापस आ गया। मानसी, कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ। होटल वापस पहुंचते ही वो मानसी को छोड़कर कहीं जाने वाला था जब मानसी को तरनताल की तरफ जाते देखकर बोला। और बिना उसकी बात सुने तरनताल के पास पहुंच गई। वह अपनी सोचों में मगन चलती हुई तरनताल के पास पहुंची थी
और अब उसे तेज सर्दी में तरल ताल के ठंडे पानी में बिना ध्यान दिए गिर चुकी थी। आदर्श, जो उसको बिना अपनी बात सुने आगे जाते देख रहा था, वापस पलट गया जब वह धड़ाम की आवाज के साथ मानसी की चीख सुनाई दी। मानसी वह इसे पुकारता हुआ तरल ताल की तरफ भागा। उसको शायद तैरना नहीं आता था। ठंडे बर्फीले पानी में वो सुन्न हो गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। इतने ठंडे पानी में गिरते ही वो बेहोश होती हुई डूबती जा रही थी। जब आदर्श एक ही छलांग में उस तक पहुंचता हुआ तरन ताल में कूदा और उसको बाहर निकालते हुए अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ भागा। मानसी जागो, वो उसके हाथ पैर मसल रहा था जो बहुत ज्यादा ठंडे पड़ चुके थे। तुम ऐसे होश में नहीं आओगी। अपने अंदाज में तुम्हारे होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। उसको होश में न आते देखकर वह फुसफुसाहट करता हुआ उस पर झुकते हुए उसको अपनी नजदीकियों का एहसास करवाने लगा। मानसी उसने पीछे होते हुए उसे देखा। उसका बदन ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह होश में अभी तक नहीं आई थी। उठो नौटंकी, वह उसकी गाल थपथपाते हुए गुस्से से दहाड़ा। अचानक उसकी नजर उसके गीले कपड़ों पर पड़ी। जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ते हुए वहां से सफेद ढीला कुर्ता और पायजामा निकालते हुए कमरे की बत्तियां बंद करते हुए उसके पास आ बैठा। उसने थूक निकलते हुए उसे कपड़े बदलवाए थे, फिर उसको बेड की दूसरी तरफ सुलाया जहां बेड सूखा था। हीटर चालू होने के बावजूद वह होश में नहीं आई थी। आदर्श खुद उसके साथ लेटा हुआ उस पर झुका था और फिर वह उसको अपनी नजदीकियों का एहसास करवाते हुए उसके होश हवास को अपने वश में ले गया था। उसने शिवम के सीने से सिर उठाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जो आंखें मूंदे उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। जी, शिवम ने वैसे ही लेटे हुए कहा। शिवम, आपको पता है मानसी भाभी का बच्चा आने वाला है। वह कितना प्यारा होगा ना। मैं उसे पकड़ूंगी, उसे अपने पास रखूंगी। वह उत्साहित होकर बोली। लेकिन जान, बच्चे को तो अपनी मम्मी चाहिए होती है। शिवम उसको बेड पर लिटाते हुए उसकी गर्दन पर दाढ़ी रगड़ते हुए बोला। शिवानी को गुदगुदी हुई तो वह खिलखिलाई। फिर हम अपना बच्चा ले आते हैं ना। वह नजरें झुकाकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली। बड़ी जल्दी है तुम्हें बच्चे की। उसने शिवानी की गर्दन से चेहरा निकालते हुए घूर कर देखा। कृपया ना, उसने विनती की। जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता सोचना भी मत इस बारे में। शिवम ने अंतिम लहजे में कहते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। वह रोने जैसी होती हुई उसके बाल नोचने लगी। उसे लगा था कि इस बहाने की वजह से वो पढ़ाई से बच जाएगी, पर यह भी असफल हो गया। शिवम ने उसके हाथ अपने वश में करते हुए उसे खुद में खो लिया। कुछ दिन पहले ही उन्हें पता चला था कि मानसी और आदर्श मम्मी पापा बनने वाले हैं। तब से ही वो सब उत्साहित थे बच्चे को लेकर। आदर्श ने आते ही पुलिस थाने की सारी कहानी अपनी दादी और शिवम और शिवानी को सुनाई थी, जिस पर शिवानी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। कुछ दिनों के बाद जब मानसी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई तो शिवानी और दादी दोनों उसे अस्पताल ले गईं। उन्हें वहां ही ये खुशखबरी मिली। सबके ही पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सावित्री पाठक को ये खबर मिली तो वो बहुत खुश हुई। मानसी को ढेर सारी दुआओं से नवाजते हुए उसके पास एक चक्कर भी लगा कर गई। वह सभी अपनी अपनी दिनचर्या पर आ गए। शिवम और शिवानी साथ में कॉलेज जाते और आते थे। इसी तरह आदर्श और मानसी भी साथ में ही कार्यालय जाते और आते थे। मानसी को आदर्श ने मना किया था, लेकिन उसका कहना था कि मैं घर में बोर हो जाऊंगी, मुझे कार्यालय जाने की आदत है। आदर्श शांत रहा। उसकी आंखों के सामने रहती उसे और क्या चाहिए था। आदर्श, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वह आज मेहरा निवास में खड़ी थी, सबके सामने उसे अपना हिसाब मांग रही थी। कैसे क्या कर दिया मैंने। आदर्श ने ठंडे लहजे में कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदर्श, और तुमने उससे शादी कर ली जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है मेरे सामने। वह नफरत से मानसी को देखती हुई बोली। कौन सी मोहब्बत। तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था और तुम अपने पापा के कहने पर मेरे पास आई थी ताकि हमारी दौलत हड़प सको। और रही बात उसकी हैसियत की, तो इसका नाम मानसी आदर्श मेहरा है। यहीं से अंदाजा लगा लो इसकी क्या हैसियत होगी। आदर्श ने उसका सच सामने रखते हुए मानसी को अपने बराबर खड़ा करते हुए दहाड़ते हुए कहा। नहीं आदर्श, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चटाक। वह अभी बोल ही रही थी कि मानसी आदर्श को पीछे करती हुई उसके सामने आती हुई उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ चुकी थी। खबरदार, दोबारा आदर्श का नाम लिया तो वो मेरे पति हैं। आगे से अगर तुमने मेरे पति का नाम भी लिया तो तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। आई बड़ी हैसियत दिखाने वाली। खुद की हैसियत पता है तुम्हें, मिस सज धज कर घूमने वाली। वह इस पर गर्ज पड़ी। मानसी दोबारा उसका मुंह नोचने को बढ़ी थी
जब आदर्श ने उसके पीछे से अपना घेरा बनाया। बस मेरी रोशनी बस। आदर्श उसको दोनों कंधों से जकड़ते हुए फुसफुसाहट में बोला। शिवम, शिवानी और दादी ने दबी दबी मुस्कुराहट से कनिका का चेहरा देखा जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसको आदर्श के बाहों के घेरे में देखती हुई कनिका के चेहरे पर जलन के भाव आए थे। सुन लिया मेरी पत्नी ने जो कहा, अब निकलो यहाँ से। आदर्श उसको बुलाता हुआ मानसी को बाहों में उठाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। उसको डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने उतरने से मना कर रखा था। वाह मेरी खूबसूरत पत्नी, आज तो कमाल कर दिया तुमने। आदर्श उसको बेड पर लिटाते हुए उसके गाल चूमता हुआ बोला। हाँ तो आपने ही कहा था आगे से मैं सही बात पर होते हुए बिल्कुल शांत ना रहूं, तो आप पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। वह मुंह बनाकर बोली, अच्छा जी। आदर्श सावधानी से उसके ऊपर होता हुआ उसका माथा चूमकर बोला, हाँ जी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी कमीज के बटनों के साथ छेड़खानी की। चलो फिर मुझे भी अच्छे से मेरा अधिकार दे दो। वह अर्थपूर्ण नजरों से बोलता हुआ पूरी सावधानी के साथ उस पर झुका। आदर्श वह कुछ कहती कि आदर्श उसे शांत करवाते हुए अपनी दुनिया का एहसास करवाने लगा, जहां वह भी खुद को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मान रही थी। 4 साल के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। इसके पीछे मेरे पति का हाथ है। उन्होंने ही मुझे आत्मविश्वास दिया, आगे बढ़ना सिखाया। वह चमकती आंखों के साथ भाषण दे रही थी। शिवम ने उसे वास्तव में बदल दिया था। अब उसकी हर बात में आत्मविश्वास झलकता था। शिवम का साथ उसे कहां से कहां ले आया। वह शिवम के साथ कार्यालय भी जाने लगी थी। उसकी डिग्री पूरी होने के बाद शिवम आदर्श, मानसी और आंसू, मानसी आदर्श का बेटा, उसका भाषण सुन रहे थे। बहुत अच्छे चाची। शिवानी के पास आने पर 1.5 साल के आंसू ने उसको बहुत अच्छे कहा। धन्यवाद चाची के प्यारे बच्चे, कहते हुए वह उसे उठाती हुई उसके गाल चूम चुकी थी। ओहो, हमारी विजेता को पुरस्कार मिला है। आदर्श ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया। आदर्श भाई, ये आप सबकी वजह से संभव हुआ। शिवानी ने हंसते हुए कहा। शिवम ने प्यार से उसे देखा। हमारी वजह से? ये भाई की वजह से? आदर्श ने भौं उचकाकर बोला। तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। जो बिना बात के शिवानी को तंग कर रहा था। वे लोग उस समय पार्टी में थे जहां शिवानी को पुरस्कार मिला था। हर तरफ चहल पहल थी। उन गुजरे 4 सालों में जहां अंशु को उनका प्यार मिला था, वहीं 3 साल पहले सावित्री पाठक और 1 साल पहले गायत्री मेहरा दोनों ही इस नव संसार से विदा हो चुकी थी। उनके जाने के बाद वे लोग कई दिन तक दुख में रहे, लेकिन जाने वाले को कोई नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ रही थी। अंशु की हंसी खिलखिलाहटें जब मेहरा निवास में गूंजती तो वे सभी उसकी तरफ ध्यान देते। अपना दुख थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाते थे। सबकी वजह से शिवानी ने कहा तो आदर्श का ठहाका गूंजा। यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए वे घर पहुंचे। तो फिर आज हमें अपने बच्चे की योजना बनानी चाहिए। शिवम उसके हाथ मुंह धोकर बाहर आते ही बेड पर उसके बराबर लेटते हुए बोला। वे लोग उत्सव से वापस शिवम के फ्लैट में आए थे, जबकि आदर्श वे लोग रात का भोजन करने चले गए थे। शिवम और शर्म से दोहरी हुई। क्या शिवम? हाँ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? शिवम उसे बेड पर गिराते हुए बोला। चाहिए, वह रोने जैसी हुई। तो फिर शिवम ने घूर कर देखते हुए उसके होंठों पर अपना अंगूठा रगड़ा। तो आप ये सब ना भूलो ना, मुझे शर्म आती है, वह कहती हुई उसके सीने में छुप गई। उसकी बात पर शिवम का ठहाका गूंजा। शर्म तो अभी आएगी ना जान, शिवम ने अर्थपूर्ण लहजे से कहा। शिवम, शिवानी दबी दबी आवाज में चिल्लाई। नहीं, कुछ कहो। चलो हम शांति से तुम्हारे इरादे पर अमल कर देंगे। बोलने से क्या होगा? वह अर्थपूर्ण लहजे से बोलता हुआ उस पर झुका था और फिर उसको खुद में खो गया। चारों अपनी अपनी जिंदगी में मगन, खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे थे। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।